नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर से संबंधित दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एनसीएल में ही है, अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो कि दोस्तों ये जो कुछ भी है ना, ये क्वेश्चन आपके हैवी ड्राइवर वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहा गया है कि व्हाट इज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ कमर्शियल अवेलेबल पेट्रोल। जो आपका व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पेट्रोल होता है, इसका ऑक्टेन रेटिंग क्या है। तो देखिए ऑक्टेन रेटिंग के बारे में यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो जो आप लोगों का ऑक्टेन रेटिंग होता है दोस्तों, वह 85 से लेकर 95 तक होता है। कितना होता है? 85 से लेकर 95 तक होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का व्यावसायिक पेट्रोल होता है, इसकी ऑक्टेन संख्या जो होती है, यह लगभग दोस्तों होता है आपका समानतः 85 से 95 के बीच में होता है। और ऑक्टेन रेटिंग जो होता है, ईंधन की नॉकिंग प्रतिरोध क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। कह रहा है कि दो गियरों की चाल बराबर करने के लिए गियर बॉक्स में क्या प्रयोग होता है। तो देखिए जब भी दो गियर की चाल को अगर आपको बराबर करना हो, तो वहां पर दोस्तों हम लोग सीटीवी का उपयोग करते हैं। सीटीवी क्या होता है? वो होता है आपका कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यू एकदम ट्रांसमिशन करता रहता है। ठीक है, तो दो गियरों की चाल को अगर बराबर करना है, ठीक है, तो देखिए दो गियरों की चाल बराबर करने के लिए कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है, जो गियर अनुपात को सुचारू रूप से बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहा गया है हवा के प्रभाव में हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है। तो देखिए हवा के प्रभाव में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है दोस्तों, ये होता है आप लोगों का कि ब्रेक नहीं लगता है। ठीक है, तो ब्रेक नहीं लगते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हवा प्रवेश कर जाए तो ब्रेक नहीं लगता है, क्योंकि हवा संपीड्य यानी कि कंप्रेसिबल होती है और हाइड्रोलिक दबाव ठीक से नहीं बनता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है। कह रहा है कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर क्या होते हैं। तो कांटेक्ट मैश गियर बॉक्स में जो सभी स्पीड गियर होते हैं, ये होते हैं दोस्तों अपने जोड़ से मिले रहते हैं। ठीक है, तो अपने जोड़ से मिले रहते हैं, तो कांटेक्ट मैश गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर हमेशा अपने जोड़ से मिले रहते हैं, इसलिए इसे कांस्टेंट मैश कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मैश कहते हैं इसको। ठीक है, तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर क्या रहते हैं? आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कहा गया कि पेट्रोल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो देखिए जो पेट्रोल का अपेक्षित घनत्व होता है 0.75 होता है। ठीक है, तो पेट्रोल का अपेक्षित घनत्व 0.75 होता है, जो कि पानी से हल्का होता है। जब पानी से हल्का होगा तो इसलिए आप लोग जानते होंगे, पानी को और पेट्रोल को आपस में मिलाएंगे तो पेट्रोल आपका ऊपर रहेगा, पानी आपका नीचे चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं पानी में आग कैसे लग गया ना। तो पानी में आग देखिए इसीलिए लगता है कि पेट्रोल आपका ऊपर रहता है, पानी आपका नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि आपका पेट्रोल का घनत्व कम है और पानी का घनत्व ज्यादा। तो पानी का घनत्व ज्यादा तो पानी नीचे रह जाता है, तेल ऊपर चला जाता है, इसलिए कहते हैं पानी में भी आग लग गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न कहा गया है कि रेडिएटर में शीतलक तेल मिलाया जाता है। तो देखिए रेडिएटर में जो शीतलक तेल मिलाया जाता है, वह संक्षारण रोधी तेल मिलाया जाता है। ठीक है, तो वो आपका रहता है प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो रेडिएटर में शीतलक तेल संक्षारण रोधी यानी कि एंटी कोरोसिव के रूप में मिलाया जाता है, जो रेडिएटर और इंजन के धातु भागों को जंग से बचाता है। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए माइक्रोमीटर जो होता है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो माइक्रोमीटर होता है, यह स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो आप लोगों का आंसर ये माइक्रोन दिया है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। ये जो होता है दोस्तों आप लोगों का स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर पेंच दिया है, यानी कि स्क्रू हो जाएगा एंड नट। स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर ये आपका माइक्रोमीटर वर्क करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको आप लोग हटा दीजिए। अब देखिए एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तन का उद्देश्य क्या है। तो एक कार के आईसी इंजन में दोस्तों जो उत्प्रेरक परिवर्तन होता है, वो होता है दोस्तों आप लोगों का टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन।
वायु प्रदूषण को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करना। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य वाहन से निकलने वाले हानिकारक गैसों को कम करना, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। अब देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ब्रेक फ्लूइड यानी कि द्रव का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए ब्रेक फ्लूइड द्रव का जो मुख्य कार्य होता है वो रहता है आपका पावर एंड फोर्स ट्रांसफर, शक्ति और बल का हस्तांतरण होता है। ठीक है, तो ब्रेक फ्लूइड का मुख्य कार्य शक्ति व बल हस्तांतरण करना है। जब ब्रेक पैडल दबाया जाता है तो यह द्रव दबाव को ब्रेक पैडल पैड तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि नियमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों जो कथन आप लोगों का सत्य है वो है कि आपका धारा 112 में गति सीमा संबंधी नियमों का उल्लेख है, और धारा 116 में यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लेख है, और धारा 117 में पार्किंग स्थल व विराम स्थल का विनियमन करती है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मोटरयान अधिनियम में धारा 112 गति सीमा, 116 यातायात चिन्ह, 117 पार्किंग से संबंधित है, इसलिए सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि आईसी इंजन में क्षेत्र स्ट्रोक के दौरान नया आवेश इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। तो आईसी इंजन में क्षेत्र स्ट्रोक के दौरान इंजन सिलेंडर में जो प्रवेश करता है वो आपका इनलेट वाल्व के माध्यम से करता है। ठीक है, तो आईसी इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान नया आवेश यानी कि ईंधन और वायु का मिश्रण जो होता है यही इनलेट वाल्व के माध्यम से सिलेंडर में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सकरा पुल के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है। तो देखिए सकरा पुल के लिए दोस्तों आपका जो चिन्ह रहता है आपका ये वाला रहता है, सकरा चिन्ह, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सकरा पुल का यातायात चिन्ह दो समानांतर रेखाओं या वाला त्रिभुजाकार चिन्ह होता है जो पुल के सकरे होने की चेतावनी देता है। 13 नंबर का प्रश्न है कि रिंग ग्रुप के ऊपर व नीचे उठे भाग को क्या कहते हैं। तो रिंग ग्रुप के ऊपर व नीचे उठे भाग को दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पर रिंग लैंड। ठीक है, तो रिंग ग्रुप के ऊपर और नीचे उठे हुए भाग को हम लोग रिंग लैंड कहते हैं। यह पिस्टन का महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला प्रश्न है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो जो अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है यह किया जाता है दोस्तों सेक्शन 48 के अंतर्गत। ठीक है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र धारा 48 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको एनओसी कहते हैं धारा 48 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब आप वाहन चलाते हैं तो ईंधन की बचत कब कर सकते हैं। तो जब हम वाहन चलाते हैं तो ईंधन की जो बचत कर सकते हैं वह टॉप गियर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे के समान गति से हम लोग ईंधन की बचत को कम कर सकते हैं। देखिए जब आप लोग बाइक चलाते हैं तो आप लोग देखे होंगे ऐसे जो आप लोगों को यहाँ पर सुई लगी रहती है जो आप लोगों को मीटर दिखाता है ना स्पीड का। ठीक है, तो वहां पर देखेंगे यहाँ पर जैसे 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे ऐसे 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 30 ऐसे रहता है। तो बीच में आपको कुछ दूरी पर आपको हरा रंग ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और वहां पर लिखा रहता है ई या इकोनॉमी लिखा रहता है, यानी कि अगर आप इसके अंदर स्पीड पे आप चलाएंगे तो आप लोगों का जो माइलेज मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इंजन उस पर अच्छा परफॉर्म भी करता है। ठीक है, तो ये लगभग कितना रहता है 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के समान स्पीड पर ये ऐसा आपको देखने को मिलता है। देखिए ईंधन की बचत के लिए टॉप गियर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्यम और एक समान गति से वाहन चलाना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस स्थिति में इंजन सबसे कुशलता से काम करता है। अगला प्रश्न है कोल्ड स्टार्ट सिस्टम के विशेष लक्षण क्या है। तो देखिए कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का जो विशेष लक्षण होता है यह रहता है कि स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना, आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का विशेष लक्षण स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना है, क्योंकि ठंडे इंजन को चालू करने के लिए अधिक इंजन की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक होती है तो इंजन की गुणवत्ता पर क्या असर होता है। तो यदि इंडक्शन सिस्टम में
एयर लीक होता है तो इंजन की जो गुणवत्ता होती है वो दोस्तों क्या होता है कि इंजन स्टार्ट विथ डिफिकल्टी एंड गेट वार्म, यानी कि इंजन बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होता है और गर्म भी हो जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक होने पर इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता है और जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि ईंधन वायु मिश्रण का अनुपात बिगड़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्पार्क प्लग के केंद्रीय इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच हवा का अंतर लगभग कितना होता है। तो स्पार्क प्लग के केंद्रीय इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच जो हवा का गैप होता है दोस्तों वो 10.7 mm तक होता है। ठीक है, तो स्पार्क प्लग के केंद्रीय और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच हवा का अंतर लगभग 10.7 mm होता है। यह अंतर सही स्पार्क उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है डायोड। यहाँ पर देखिए ये है आपका डायोड। ठीक है, ये डायोड जो कि हिंदी में गलत है, आप इसको डायोड समझ जाइएगा। डायोड को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डायोड बनाने के लिए दोस्तों हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। एक अर्धचालक पदार्थ जो एक दिशा धारा प्रवाह को संभव बनाता है। अब अगला प्रश्न है कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता है। तो देखिए जो नया परिवहन होता है, ठीक है, उसका दोस्तों जो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है वह 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो नया परिवहन वाहन के लिए जो फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता होती है 2 वर्ष होती है। इसके बाद प्रतिवर्ष आपको नवीनीकरण कराना होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संचरण यानी कि नेविगेशन शब्दावली में जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग। यहाँ पर तो दोस्तों जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यहाँ पर हिंदी आप लोगों का सही दिया गया है, इंग्लिश आप लोग इसको सही कर लीजिए, नेटवर्क नहीं रहेगा आपको, यहाँ पर रहेगा सिस्टम। ठीक है, तो ग्लोबल पोजीशनिंग यहाँ पर आप लोग सिस्टम लिख लीजिएगा। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आपको हिंदी सही दिया है, इंग्लिश आपका गड़बड़ है। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली होता है। 22 नंबर का देखिए प्रश्न कह रहे डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का कारण क्या है। तो डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का दोस्तों जो मेन कारण होता है वह रहता है आपका पिस्टन रिंग वार्म आउट, पिस्टन रिंग खराब हो जाएगा। ठीक है, उच्च ईंधन खपत का मेन कारण क्या है कि पिस्टन रिंग अगर खराब है तो यहाँ पर जो ईंधन खपत होगा, ठीक है, यानी कि जो डीजल खपत होगा वो ज्यादा होगा कब, जब पिस्टन रिंग खराब होगा तब। दोस्तों अगर आप लोग एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों अगर टेस्ट लेना चाहते हैं तो मैं बता दूं एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट लेने के लिए देखिए आप लोग जब भी टेस्ट लेंगे आपको दोस्तों टेस्ट के साथ ये सारी जो बुक हैं पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, और इसमें से दोस्तों लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिगर वाले देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा पीडीएफ में। ये आपको टेस्ट सीरीज के साथ दिया गया है, अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज को दोस्तों प्राइस भी आप लोगों का एवरेज रखा गया है। ठीक है, आपका जो प्राइस रखा गया है यहाँ पर दोस्तों 149 रुपये रखा गया है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप पूरा कंप्लीट लगभग दोस्तों 80 टेस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, कुछ नए पेपर हैं, सारे आपको देखने को मिलेंगे। जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है हेम ऑपरेटर का, इसमें दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको पीडीएफ दे दिए गए हैं। बाकी जो आप लोगों टेक्निकल के पार्ट हैं इनको भी दोस्तों 3 से 4 हजार क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दिया गया है, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट अगर नहीं लिए हैं तो आप लोग दोस्तों प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अगर कोई डाउट हो रहा है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। एनसीएल हेम ऑपरेटर के टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दोस्तों मिलेंगे, लगभग यहाँ पर 5 टेस्ट हो, मतलब 5 पेपर हो डाल दिया गया है प्रीवियस ईयर का, जो कि दोस्तों 3 है आपका एनसीएल का, एक है आपका ड्रैग लाइन का, फिर एक है आपका डोजर ऑपरेटर का। ये 5 सेट हैं। बाकी फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर 4 डाल दिए गए हैं, 5वां लाइव होने वाला है 2-3 दिन में। इसके बाद आपको जब भी टेस्ट सबमिट करेंगे इसके बाद आप लोगों को वहां पर डिटेल सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। जो आप लोगों का सिलेबस है नया वाला उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। ठीक है, और टेस्ट लेने के लिए दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, वहीं पर आप लोगों को ये सब मिल जाएगा पूरा का पूरा टेस्ट। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि ये हो गया ना डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का मुख्य कारण पिस्टन रिंग का खराब होना है जिससे कंप्रेशन
कम होता है और ईंधन दहन अपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है कि अगर इंजन ओवरहीट हो जाए तो क्या जांच की जानी चाहिए। तो अगर इंजन ओवरहीट हो जाए तो दोस्तों हम लोगों को कूलेंट का लेवल स्तर जांच करना चाहिए। ठीक है, तो कूलेंट स्तर की हमें जांच करना चाहिए अगर इंजन ओवरहीट हो रहा है तो। इंजन ओवरहीट होने का जो सबसे पहले कूलेंट स्तर की जांच करनी चाहिए, क्योंकि कूलेंट की कमी से ही इंजन को गर्म होने का प्रमुख कारण होता है। एकांगी मार्ग चिन्ह से क्या आशा है। एकांगी मार्ग चिन्ह जो होता है दोस्तों, ये बताता है कि नो एंट्री फ्रॉम वन डायरेक्शन, यानी कि एक दिशा में यान प्रतिषेध। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एकांगी मार्ग का अर्थ होता है वन वे रोड, जिसमें एक ही दिशा में चलने की अनुमति होती है, और जो एक दिशा यानी कि एक जो दूसरा दिशा रहता है उस दिशा में यान आपका निषेध होता है। देख सकते हैं कि एकांगी मार्ग का अर्थ होता है कि वन डे यानी कि एक दिशा में वाहन चलाने की अनुमति है, इसमें एक दिशा में यान प्रतिषेध होता है, यानी कि एक दिशा में आपको चलाना है, दूसरी दिशा में आपका प्रतिषेध होता है। अगला प्रश्न है कि हाथ की हथेली को नीचे की ओर करके और हाथ को यातायात की ओर फैला दिया जाता है, ये क्या रहता है। तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का कि जाने का रास्ता, सिग्नल टू गो, जाने का संकेत। ठीक है, तो हथेली को नीचे की ओर करके हाथ फैलाना जाने का संकेत है। यह यातायात पुलिस द्वारा वाहनों को आगे बढ़ने देने के लिए दिया जाता है। लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है। तो लुब्रिकेशन ऑयल को दोस्तों हम लोग ऑयल कूलर के माध्यम से ठंड करते हैं। तो लुब्रिकेशन ऑयल को ऑयल कूलर के माध्यम से ठंडा किया जाता है, जो इंजन तेल का तापमान नियंत्रित रखता है। 27 नंबर का प्रश्न है कि इंजन शुरू करने में विफल होने का कारण है। तो देखिए, इंजन शुरू करने में विफल होने का जो मेन कारण है वह आपका फॉल्टी स्टार्टर मोटर। ठीक है, तो फॉल्टी स्टार्टर मोटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंजन स्टार्ट न होने का प्रमुख कारण दोस्तों स्टार्टर मोटर है, जो इंजन को क्रैंक करने में असमर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि डिस्चार्ज की गई बैटरी का कार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो डिस्चार्ज की गई बैटरी का कार पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वह होता है कि इंजन क्रैंक नहीं करता। ठीक है, तो डिस्चार्ज बैटरी होने पर इंजन क्रैंकिंग नहीं होती, क्योंकि स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति नहीं मिलती। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इंजन की आवाज बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है। तो इंजन की आवाज बदलने पर ये इशारा जो करता है, यह बताता है कि नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलाने पर, या फिर इंजन में तेल न होने पर, या फिर फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन होने पर, ओवरहीट होने पर। ठीक है, तो इंजन की आवाज बदलना कई कारणों से हो सकती है, जैसे निचले गियर में अधिक देर चलाना, तेल न होना, या फैन बेल्ट टूटना। यह सभी विकल्प सही हैं। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि ब्रेक पैडल पूरा दबता है तथा गाड़ी नहीं रुकती है तो इसका मेन कारण क्या है। तो यदि ब्रेक पैडल पूरा दबता है तथा गाड़ी नहीं रुकता है तो इसका मेन कारण होता है दोस्तों बोथ ए एंड बी। यहाँ पर कि ब्रेक पैडल समाप्त होने के कारण, दूसरा ब्रेक ऑयल सेंसर समाप्त होने के कारण। ब्रेक पैडल पूरा दबने पर भी गाड़ी ना रुकना, ब्रेक पैडल घिसना और ब्रेक ऑयल सेंसर खराब होने दोनों कारणों से हो सकता है। अगला प्रश्न है किस शिक्षण संस्थान के निकट चलने वाले दुपहिया वाहन अधिक गति होनी चाहिए। तो शिक्षण संस्थान के निकट चलने वाले दुपहिया वाहन की अधिकतम जो गति होती है दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो शिक्षण संस्थान के पास दुपहिया वाहन की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगला फुल फॉर्म में पूछा गया है, आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, जो इंजन की क्रांति यानी कि चक्कर प्रति मिनट को दर्शाता है, रोटेशन पर मिनट को। ठीक है, व्हाट डज एयर बैग डू। एयर बैग क्या काम करता है। तो एयर बैग जो होता है दोस्तों यह दुर्घटना होने पर ड्राइवर को बचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर देखिए, अगर एयर बैग दुर्घटना के समय फुलाकर ड्राइवर और यात्रियों को स्टीयरिंग व डैशबोर्ड से टकराने से बचाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, एयर बैग गुब्बारा किस धातु का बना होता है। तो देखिए जो एयर बैग गुब्बारा होता है दोस्तों वो आपका नायलॉन फैब्रिक का बना होता है।
तो एयरबैग गुब्बारा नायलॉन फैब्रिक का बना होता है जो हल्का और मजबूत होता है तथा तेजी से फूल सकता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयरबैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है। ठीक है, तो वो रहता है दोस्तों आपका 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आमतौर पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर दुर्घटना होने पर एयरबैग सेंसर हवा भरने का आदेश देता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है। तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण जो होता है दोस्तों, ये आपका कार्बोरेटर के माध्यम से होता है। तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और वायु का मिश्रण कार्बोरेटर द्वारा बनाया जाता है जो उचित अनुपात में दोनों को मिलाता है। अगला प्रश्न है कि साइन बोर्ड पर डू नॉट इंटर व्हेन फ्लूडेड लिखे होने का क्या आशय है। यह जब बाढ़ हो तब प्रवेश ना करें। ठीक है, तो डू नॉट इंटर व्हेन फ्लूडेड का अर्थ है कि जब बाढ़ की स्थिति हो तब उस रास्ते में प्रवेश ना करें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। देखिए हरी बत्ती के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको येलो लाइट जलती है। ठीक है, तो यातायात सिग्नल में हरी बत्ती के बाद पीली बत्ती जलती है जो वाहन चालकों को रुकने के लिए तैयार होने का संकेत देती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस परिपथ में फ्यूज सुरक्षा नहीं होता है। तो देखिए जिस परिपथ में फ्यूज सुरक्षा नहीं होता है वह आपका फ्यूल पंप होता है। तो फ्यूल पंप परिपथ में फ्यूज सुरक्षा नहीं होती क्योंकि इसे निरंतर विद्युत धारा या विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। 40 नंबर क्वेश्चन, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। तो देखिए जो हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं जब वाहन की दाईं ओर से। ठीक है, तो किसी वाहन को ओवरटेक करना है तो दाईं ओर से हम लोग करते हैं। भारत में बाईं ओर यातायात चलता है इसलिए वाहन को दाईं ओर से ओवरटेक किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल वाहन से निकलने वाले प्रदूषण में निम्न में से कौन सी गैस नहीं होती। तो पेट्रोल वाहन से निकलने वाले प्रदूषण में जो गैस नहीं होती है वो रहता है आपका अमोनिया गैस। बाकी दोस्तों हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब पेट्रोल वाहन से जो निकलता है गैस वो रहता है प्रदूषण के रूप में। ठीक है, तो पेट्रोल वाहनों में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अमोनिया पेट्रोल दहन का उत्पाद नहीं है। अगला प्रश्न है कि लाल यातायात बत्ती संकेत करती है। तो लाल यातायात बत्ती जो संकेत करता है स्टॉप व्हीकल, वाहन रोकने का संकेत देता है। तो लाल यातायात बत्ती वाहन रोकने का संकेत है। लाल बत्ती पर सभी वाहनों को रुकना अनिवार्य होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मीट्रिक स्क्रू पिच गेज कितनी पंक्तियां होती हैं। तो मीट्रिक स्क्रू पिच गेज में जो पंक्तियां होती हैं, यहाँ पर पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां रहती हैं दोस्तों आपकी 48 पत्तियां। ठीक है, तो मीट्रिक स्क्रू पिच गेज में 48 पत्तियां होती हैं जो विभिन्न पिच आकारों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी केंद्रीय सरकारी वाहनों को कितने वर्षों की सेवा के समापन पर स्क्रैप किया जाना चाहिए। ये रहता है दोस्तों को 15 साल की अवधि। तो केंद्रीय सरकारी वाहनों को 15 वर्ष की सेवा के बाद स्क्रैप किया जाना चाहिए। यह वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार है। 45 नंबर क्वेश्चन है, साइन बोर्ड पर डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर लिखे होने का क्या आशय है। तो इसका आशय है कि 1 किलोमीटर पश्चात परिवर्तित रास्ता। ठीक है, डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर का अर्थ है कि 1 किलोमीटर आगे रास्ता बदल दिया गया है और वाहन को वैकल्पिक मार्ग लेना होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, टायर के किनारों का शीघ्र घिसने का कारण क्या है। तो टायर के किनारों का शीघ्र घिसने का जो मेन कारण है दोस्तों वो है आपका लेस प्रेशर इन एयर, कम दबाव पर हवा। ठीक है, तो टायर में कम हवा दबाव होने पर किनारे जमीन से अधिक घर्षण करते हैं जिससे किनारे तेजी से घिसते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट का क्या परिणाम है। तो अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट का जो परिणाम होता है वो रहता है आपका वाहन का एक तरफा खींचना, व्हीकल पुलिंग टू वन साइड। अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट से ब्रेक लगाने पर वाहन एक तरफ खींच जाता है जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। व्हील वबलिंग का कारण है। तो व्हील वबलिंग का जो मेन कारण होता है दोस्तों वो रहता है आपका किंग पिन वर्म आउट, किंग पिन का खराब होना।
तो किंग पिन खराब होने से स्टीयरिंग और व्हील असेंबली में ढीलापन आ जाता है, जिससे व्हील ब्लॉकिंग की समस्या होती है। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऑटोमोबाइल वातानुकूलन से संबंधित नहीं है? जो प्रक्रिया ऑटोमोबाइल वातानुकूलन से संबंधित नहीं है वो है आपका एब्जॉर्प्शन। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशन में प्रसार, संपीड़न और वाष्पन प्रक्रिया होती हैं। चूषण यानी कि एब्जॉर्प्शन इस प्रणाली की प्रक्रिया नहीं है। 50 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है दोस्तों आप लोगों का एक्सल बीम बेंड, एक्सल बीम का मुड़ा होना। तो एक्सल बीम मुड़ा होने पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग हार्ड हो जाती है, क्योंकि स्टीयरिंग सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो टेस्ट है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बाकी दोस्तों जिनको टेस्ट लेना है एनसीएल हेम ऑपरेटर का, आप लोग प्ले स्टोर से ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन है, ठीक है, इस नाम से सर्च करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा। वहां से दोस्तों टेस्ट सीरीज में जा करके आप अपना इसको परचेज कर पाएंगे टेस्ट, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।